Good morning, all students. Today's class starts phylum Chordata, subphylum Cephalochordata, in the topic of Amphioxus. The discussed class will be starts subphylum Cephalochordata. Subphylum Cephalochordata, in the Greek words कीफेल प्लस कार्डे. Cephalochordata का ग्रीक वर्ड्स कीफेल प्लस कार्डे. कीफेल मीन्स होता है हेड, कार्डे मीन्स कार्ड, मीन्स पूरे बॉडी में जो नोटोकार्ड्स वो डेवलप होगा. इसलिए इसमें जो ग्रीक वर्ड दिखाए गए हैं कीफेल प्लस कार्डे, कीफेल मीन्स हेड और कार्डे मीन्स कार्ड, तो हेड में से लेकर के जो है पूरा टेल तक इसकी बॉडी जो सबफाइलम सिफेलोकार्डेटा है, इसमें जो पूरी बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं. उसे मेनली इनका हेड पार्ट लॉकिंग होता है और मेनली 2 पार्ट्स ट्रंक एंड टेल्स होते हैं. तो ट्रंक्स एंड टेल्स यहाँ पे रोस्ट्रम पार्ट से लेते हुए आपका ब्रेन पार्ट तक पूरे डेवलप होते हैं, और ट्रंक पार्ट में ही रोस्ट्रम पार्ट सबसे फ्रंट पार्ट है, फिर ट्रंक पार्ट और टेल है. तो जो ट्रंक पार्ट से स्टार्ट होगा और टेल पार्ट तक नोटोकार्ड्स वेल डेवलप होगा. इसको एक बार हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं. द नेम ऑफ द सबफाइलम Cephalochordata is derived from the fact that the notochords extend forward inside rostrum even beyond the so-called brain. मीन्स आपका जो सबफाइलम Cephalochordata नाम दिया गया है वो पूरी तरीके से एकदम फैक्ट जो नोटोकार्ड है एकदम क्लियर नोटोकार्ड आपके साइड बाय साइड इनसाइड रोस्ट्रम इवन बियॉन्ड द सो कॉल्ड ब्रेन. तो रोस्ट्रम पार्ट से लेते हुए आपका पूरे ब्रेन तक पूरी तरीके से आपके नोटोकार्ड्स डेवलप हैं. वैसे तो मेन इनका जो बॉडी है, बॉडी में 2 पार्ट्स है और 2 पार्ट्स में आपका ट्रंक एंड टेल है. तो ट्रंक पार्ट से लेकर के टेल पार्ट तक पूरी तरीके से वेल डेवलप नोटोकार्ड दिखाए गए हैं, जो कि हमने आपको ग्रीक वर्ड्स के माध्यम से आपको समझा दिए. अब सेकंड पॉइंट बात यह आती है कि इसमें जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सबफाइलम Cephalochordata. तो जनरल कैरेक्टर्स Cephalochordata का लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण. तो सामान्य लक्षण में सबसे पहली बात यह है कि इनके बॉडी का शेप, साइज, कलर और फिलहाल ये कहाँ पे पाए जाते हैं. तो सबसे पहली बात ये फर्स्ट कैरेक्टर्स जो है आपका मेराइन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर्स. तो Cephalochordata वाले जो प्राणी हैं वो मोस्टली मेराइन्स फॉर्म में पाए जाते हैं कि लवणीय होते हैं, और इनका जो विस्तार से जो दिया गया डिस्ट्रीब्यूटेड जो बांटे गए हैं वो शैलो वाटर में होते हैं, छिछले जल में ये पाए जाते हैं. तो फर्स्ट जो कैरेक्टर्स है एनिमल्स प्रोड्यूस होता है, तो वो सबसे पहली बात वो कहाँ पे पाया जाएगा, तो मेराइन फॉर्म्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर्स. मेराइन फॉर्म्स में होता है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूट जो बांटे गए हैं कहाँ पे ये रह सकते हैं काफ़ी समय तक, तो शैलो वाटर छिछले जल में ये पाए जाते हैं. सेकंड जो कैरेक्टर्स है बॉडी इज स्मॉल 5 to 8 centimeter long cylinder, fish like, metameric and transparent. तो बॉडी देखने में छोटा होगा और उनका जो साइज है, जो लंबाई है वो 5 से 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और शेप जो होगा सिलेंडर होगा,
फिश लाइक होंगे, मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट। तो बॉडी देखने में शॉर्ट, आकार में मछली के जैसा दिखेंगे और इनकी जो लंबाई है वो 5 से 8 सेंटीमीटर होती है और वो देखने में आपको पारदर्शी दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट। जो हमने आपको दो कैरेक्टर्स अभी बताया कि ये मेराइन फॉर्म्स में पाए जाते हैं और शैलो वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सेकंड कैरेक्टर ये है कि बॉडी इज स्मॉल, 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिलेंडर, फिश लाइक, मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो सिफेलोकार्डेटा में पाए जाने वाले एनिमल्स, एग्जाम्पल एम्फियाक्सिस, देखने में आपको फिश लाइक दिखेगा, मछली के आकार का, और उनकी बॉडी जो है पारदर्शी होगी और उनकी जो लंबाई है 5 से 8 सेंटीमीटर और बॉडी का जो आकार होगा वो सिलेंडर पतला होगा और मछली के आकार का और पारदर्शी होता है। थर्ड कैरेक्टर्स, हेड लॉकिंग, बॉडी हैज ट्रंक एंड टेल। तो मोस्टली तौर पे जो हेड पार्ट है वो लॉक होगा और बॉडी में 2 पार्ट्स मेनली पाए जाएंगे, ट्रंक एंड टेल। तो टेल पार्ट तक पूरी तरीके से डेवलप रहेगा। यहाँ पे नोटोकॉर्ड्स की बात आती है। तो मोस्टली तौर से जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रंक एंड टेल। टेल मीन्स पूंछ और ट्रंक जो है आपका उधर भाग से रिलेटेड है, जैसे हेड, ट्रंक एंड टेल होता है। लेकिन इस सब फाइलम में जो एनिमल्स पाए जाएंगे उसमें आपका जो हेड पार्ट लॉक दिखाया गया है और वो जो है ट्रंक और टेल पार्ट को दिखाया गया है। अब फोर्थ पॉइंट, पेयर्ड अपेंडेजेस लॉकिंग मीडियन फिन प्रेजेंट। तो इसमें जो अपेंडेजेस की बात आई, अपेंडेजेस का मतलब होता है कि वो पैर से रिलेटेड, कैसे वो गमन करेगा, लोकोमोशन कैसे करेगा। मीन्स स्टूडेंट, लोकोमोशन मीन्स गति। अगर एनिमल इस अर्थ पे अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसको रहने के लिए, गमन करने के लिए और भोजन करने के लिए उसको जो है मटेरियल की आवश्यकता होती है, ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है। जैसे अगर गमन करना है तो उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स, अगर भोजन करना है तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पे पेयर्ड अपेंडेजेस लॉकिंग, इसमें जो अपेंडेजेस हैं वो लॉकिंग है मोस्टली, और इसमें मीडियन फिन प्रेजेंट। बॉडी में मीडियन जो आपके मध्य जो पंख हैं वो प्रेजेंट दिखाए गए हैं और उसी के सहारे एनिमल्स जो है लोकोमोशन मीन्स गमन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, एपिडर्मिस सिंगल लेयर। तो बॉडी में एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, मतलब बाह्य कंकाल। एक्सोस्केलेटन मीन्स बाह्य कंकाल। सामान्य तौर से देखने पे बॉडी में बाह्य कंकाल नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इसके बाद एपिडर्मिस सिंगल लेयर, और इसकी बॉडी में जो बाह्य परत है वो सिंगल मीन्स एक परत से ढका होता है, एक परत से बना होता है। तो स्टूडेंट, सिफेलोकार्डेटा, आप जानते हैं कि फाइलम कार्डेटा से रिलेटेड सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा, और सिफेलोकार्डेटा में जो एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने चल रहे हैं, जैसे काफ़ी एनिमल्स हैं, लेकिन हम स्टडी एम्फियाक्सिस का करेंगे जिसको हम ब्रांचियोस्टोमा के नाम से जानते हैं। तो एम्फियाक्सिस में आपके जो एपिडर्मिस वो सिंगल लेयर्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीलोम इंटीरोसीलस reduced in the pharyngeal by development of atrial cavity। तो जो गुहा है, जो सीलोम है, वो आपका टाइप
एंटीरोसीलस टाइप का होगा। जैसे कि हमने अभी सब फाइलम हेमिकार्डेटा में आपको दिखाया था कि हेमिकार्डेटा में सीलोम का जो टाइप था वह एंटीरोसीलस था, और वैसे ही यहाँ पे सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा में भी आपके सीलोम एंटीरोसीलस टाइप का होता है। रिड्यूस्ड इन द फेरेंजियल बाय डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल कैविटी, ये जो रिड्यूस्ड है वो फेरेंजियल फेरिंग्स पार्ट की तरह, जो फेरेंजियल कैविटी है वहाँ से डेवलप होकर के एट्रियल कैविटी तक पहुँचता है, एट्रियल कैविटी तक। अब नेक्स्ट पॉइंट बात ये आती है कि जो सीलोम, अभी आप सीलोम एंटीरोसीलस, सीलोम में क्या है कि जैसे अभी एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री जितने भी आपके लिक्विड मटेरियल्स हैं वो एक तरीके से स्टोर्ड होने के लिए आपके क्या कहते हैं सीलोम पाए जाते हैं, और ये सीलोम का जो मुख्य कार्य है जितने भी तरल पदार्थ हैं उनको स्टोर्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट 7, नोटोकार्ड रॉड लाइक एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, हेंस द नेम ऑफ सिफेलोकार्डेटा। तो नोटोकार्ड रॉड लाइक, बॉडी में जो नोटोकार्ड है वो छड़ के आकार का होगा, रॉड लाइक छड़ के आकार का होगा, और वो रोस्ट्रम टू टेल मीन्स रोस्ट्रम पार्ट जो ट्रंक पार्ट के जस्ट फ्रंट पे होता है, आगे की तरफ। जो एनिमल्स, जो हमने कहा कि एनिमल्स फिश लाइक मछली के आकार का दिखाई देता है, उसके शुरुआती पार्ट जो फर्स्ट फ्रंट पार्ट है रोस्ट्रम, रोस्ट्रम से लेकर के टेल पार्ट तक नोटोकार्ड जो है कि डेवलप होते हैं, और इसीलिए उनका जो नाम सिफेलोकार्डेटा, हेंस द नेम ऑफ सिफेलोकार्डेटा रखा गया है। उनको कहा गया कि जो रोस्ट्रम पार्ट से टेल पार्ट तक नोटोकार्ड वेल डेवलप है, इसलिए उनको हम नोटोकार्ड कहते हैं। और इनका जो डुअल फंक्शन भी है, एनिमल से डुअल फंक्शन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, pharynx large, perforated by numerous gill slits opening into atrium, filter feeders। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एनिमल्स में जो पाचन नलियां होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और पाचन तंत्र से रिलेटेड। अब वैसे कहा गया है कि एनिमल्स में जो फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत एनिमल्स आते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड टाइप digestive glands. The alimentary canal is divided into following parts, that is mouth to anus and digestive glands liver। तो यहाँ पे बात ये आती है कि कैरेक्टर के माध्यम जो लक्षण है तो वहाँ दिखाया गया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट। तो डाइजेस्टिव जो पाचन तंत्र है, जो पाचन नलियाँ हैं वो कंप्लीट मतलब पूर्ण होते हैं, और पूर्ण होने का मतलब ये है कि वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ पार्ट से स्टार्ट होता है और एनस पार्ट पे जाके एंड होता है, इसलिए उसको हम कंप्लीट कहेंगे। और फिर वो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाए जाएंगे। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब कि जो इसमें पाचन ग्रंथियां हैं वो भी पाए जाते हैं, इसलिए एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद फेरिंग्स लार्ज, और इसमें जैसे माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद फिर फेरिंग्स, तो यहाँ पे फेरिंग्स पार्ट एनिमल्स का पूरी तरीके से ये लार्ज होता है, बड़ा होता है। जैसे माउथ है, बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ओसोफेगस है, स्टमक, इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा पार्ट इसमें फेरिंग्स का होता है, जिसे हम ग्रेसनी कहते हैं। तो ग्रेसनी पार्ट सबसे बड़ा होता है, परफोरेटेड बाय न्यूमरस गिल स्लिट्स। इसमें जो है कि कुछ जो गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, और वो गिल स्लिट्स ओपन मतलब खुलते हैं और आपके एट्रियम पार्ट में गिल स्लिट्स खुलते हैं। और गिल स्लिट्स की बात आई तो यहाँ पे गिल स्लिट्स
जो कार्य होता है वो रिस्पायरेशन का करते हैं, तो गिल्सलेट्स के बिना इसमें रिस्पायरेशन संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे जो फेरेंजियल पार्ट है वो सबसे बड़े पार्ट होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का में एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है उसमें सबसे बड़े पार्ट आपके जो है कि ये फेरिंग्स पार्ट होते हैं। नेक्स्ट पावर, इसमें एक बात और आती है कि एनिमल्स अगर भोजन करता है तो वहाँ पे भोजन का जो पाचन होता है, जो भोजन को लेते हैं, फीडिंग करते हैं, वो फिल्टर फीडिंग होता है। फिल्टर फीडिंग और सिलियरी फीडिंग, जैसे हमने आपको पिछले क्लास में सब फाइलम हेमिकार्डेटा में भी ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला था। तो ये कैरेक्टर्स जो है वो फिल्टर फीडिंग मीन्स जो इनका मुख्य भोजन है वो भोजन को फिल्टर फीडिंग करते हैं, वो फिल्टर करके छान करके मीन्स जैसे भी ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मेराइन फॉर्म्स में हैं कि ये मोस्टली तौर से लवड़ी जल में होते हैं, तो वहाँ पे जो भी फूड पार्टिकल्स अगर मिलते हैं, बड़े फूड पार्टिकल्स, तो ये क्या करते हैं, फिल्टर फीडिंग के द्वारा जो है उसको स्मॉल फूड मटेरियल के रूप में बना करके बॉडी के अंदर मतलब माउथ पार्ट से वो एडाप्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर की तरफ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, रिस्पायरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ बॉडी, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स अभी आप जितने भी कैरेक्टर्स पढ़ते चले आ रहे हैं कि मीन्स आपको मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आपने देखा, और फिर फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स चल रहे हैं जिसमें हमने पहला कैरेक्टर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात बताया। तो वैसे ही सेकंड कैरेक्टर इसमें जो 9 कैरेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजी का सेकंड कैरेक्टर और जनरल रूप से 9 कैरेक्टर, 9 लक्षण आपको बता रहे हैं। रिस्पायरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ बॉडी, नो स्पेशल ऑर्गन फॉर द बॉडी। तो इसमें श्वसन करने के लिए एनिमल्स में कोई मुख्य ऑर्गन्स नहीं है। मतलब जैसे अगर हम लोग देखा जाए देखें तो मनुष्य में या अदर मैमल्स में श्वसन करने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए लंग्स पाया जाता है। ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, तो लंग्स के सारे वो मीन्स श्वसन कर लेता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल, कोई मुख्य ऑर्गन है नहीं। उसके एब्सेंस में एनिमल्स बॉडी की सतह से रिस्पायरेशन करता है। एनिमल्स डेड नहीं होगा स्टूडेंट्स, आप समझिए, घबराइए नहीं कि वो मर जाएंगे, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है तो ये कैसे जीवित रहेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जीवित रहने के लिए ये बॉडी की सतह से, सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी की सतह से ये श्वसन करके अपना जीवन यापन करते रहेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ पे नो स्पेशल ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन, इसमें स्पेशल ऑर्गन रिस्पायरेशन के लिए नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये बॉडी की सतह से जो है रिस्पायरेशन करके जीवित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड, क्लोज एंड विदाउट हार्ट एंड रिस्पायरेटरी पिगमेंट। यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिवहन तंत्र है, वो मेनली आपका क्लोज टाइप का होगा और वेल डेवलप होगा। क्लोज टाइप एंड वेल डेवलप विदाउट हार्ट एंड रिस्पायरेटरी पिगमेंट। इसमें हार्ट और रिस्पायरेटरी पिगमेंट, हृदय और रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप है, लेकिन इसमें हार्ट और रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डेवलप, अगर हार्ट नहीं है उसकी जगह पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाए गए हैं, और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये पूरी तरीके से सर्कुलेशन कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे जो टाइप दिखाए हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, और जो इसमें हेमिकार्डेटा जो सबफाइलम था, अभी हमने कार्डेटा का पहला सबफाइलम लिया था, वहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता था और सिंपल होता था। यहाँ पे क्या है कि
जो सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। वो क्या है कि पूरी तरीके से वो मेंटेन है स्टूडेंट्स, और इसमें जो हेल्थ है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो जो है कि नहीं पाए जाते हैं, उनकी जगह पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है कि रक्त परिवहन तंत्र। अब आप जानते भी हैं कि जो रक्त परिवहन तंत्र है, बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजी कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, एनिमल के अकॉर्डिंग सभी इम्पोर्टेंट हैं। और ये रक्त परिवहन, जैसे हम कहते हैं कि रक्त का जो निर्माण है वो पाचन तंत्र के बाद होता है, और पाचन तंत्र अगर नहीं होगा तो फिर ब्लड का निर्माण नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ब्लड का निर्माण करने के लिए उसमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन की आवश्यकता, अगर एनिमल्स भोजन पा गया, फीडिंग किया, और फीडिंग करने के बाद एब्जॉर्प्शन किया, एसिमिलेशन किया, इस तरीके से पूरी तरीके से भोजन का डाइजेस्ट जब हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या करता है कि ब्लड में सर्कुलेट कर जाता है, ब्लड का फॉर्म कर जाता है, ब्लड का निर्माण कर लेता है। और ब्लड का जब निर्माण कर लेता है तो उसको एक तरीके से सप्लाई करने के लिए, संचालन करने के लिए उसमें एक सिस्टम का पाया जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसको रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। अगर एनिमल के बॉडी में रक्त का संचार अगर बराबर होता रहता है तो बॉडी एकदम सक्रिय रहती है, एक्टिव रहते हैं, और एनिमल्स पूरी तरीके से अपना वर्क करने में सक्षम रहता है। इसलिए बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो अब यहाँ पे जो रक्त परिवहन तंत्र की बात आई, तो यहाँ पे रक्त परिवहन तंत्र क्लोज टाइप का होता है, बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है, जैसे मनुष्य के अंदर होता है। मनुष्य के अंदर भी स्टूडेंट्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। ना जानते हो तो जान लीजिए कि क्लोज टाइप का होता है। अब यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगर क्लोज टाइप का है तो एक बात और आती है कि हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाएंगे, कोई बात नहीं है, उसकी जगह पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सारे फंक्शन वैसे ही होगा जैसे आपके हार्ट में होता है। तो यहाँ पे ब्लड को सप्लाई करने के लिए इसमें आपके दो मुख्य वेसल्स पाए जाते हैं, जिसको आप आर्टरी और वेन्स कहते हैं। आर्टरी मीन्स होता है धमनी और वेन्स मतलब होता है सीरा। तो जो धमनी है, धमनी से एनिमल्स शुद्ध रक्त को सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, और वेन्स का जो कार्य होता है वो पूरे बॉडी से जितने भी अशुद्ध ब्लड हैं उसको कलेक्ट करके आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ला के देता है। अगर यहाँ पे हार्ट होता तो हार्ट में ही ब्लड का ट्रांसफर किया जाता है। तो अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रक्त परिवहन तंत्र कितना इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लेके चल रहे हैं एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे अगर सर्कुलेशन हो गया तो एक्सक्रीशन की बात आती है। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट्स। तो इसमें बॉडी के अंदर जो उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है, वो कैसे एक्सक्रीट करेगा, तो उसके लिए भी आर्गन्स का पाया जाना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एनिमल्स भोजन करता है, पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसका एक्सक्रीशन भी होता है। अगर एक्सक्रीशन होगा तो एक्सक्रीशन कराने के लिए आर्गन्स का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया एक आर्गन्स है। उस आर्गन्स में आपके सोलेनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया एक है, और प्रोटोनेफ्रिडिया में सोलेनोसाइट सेल्स सराउंडिंग किए होते हैं, उस आर्गन को पूरी तरीके से कवर किए रहते हैं, जिसके द्वारा वो एक्सक्रीशन कराने में
मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सोलेनोसाइट जो सेल्स हैं हेल्प ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब बात ये आती है कि एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। अभी आप जानते हैं कि पहले ही पॉइंट में हमने बता दिया कि यह मेराइन फॉर्म्स में होते हैं, शैलो वाटर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो मेराइन वाटर में जितने भी एनिमल्स होते हैं, एक तरीके से जलीय जंतु जितने होते हैं, वो पूरी तरीके से एक्सक्रीशन जो है कि अमोनोटिलिक अमोनिया करते हैं। इसलिए आपको जो एक्सक्रीशन है वो मेनली आपका सोलेनोसाइट सेल्स की सहायता से वो एक्सक्रीशन को कराते हैं। एनिमल्स के शरीर में उत्सर्जन करने वाले अंग प्रोटोनेफ्रिडिया है और प्रोटोनेफ्रिडिया को पूरी तरीके से सराउंडिंग किए हुए हैं सोलेनोसाइट्स सेल्स होते हैं। जैसे आप देखे हैं कि फ्लैम सेल्स का नाम सुने हैं, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरीके से ये सोलेनोसाइट जो सेल्स हैं वो क्या है कि एनिमल्स का उत्सर्जन कराने वाले कोशिकाएं हैं, जिसकी सहायता से एनिमल्स एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को शरीर से बाहर, मतलब शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उसको बाहर करने के लिए सोलेनोसाइट सेल्स की आवश्यकता होती है। वो नेफ्रिडिया ऑर्गन्स में दिखाए गए हैं, जिसकी सहायता से एक्सक्रीशन जो है शरीर से बाहर हो सके। एक्सक्रीशन कराने में सोलेनोसाइट सेल्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 12 पॉइंट जो 12वां पॉइंट है वो क्या है कि नर्व कार्ड डार्सल टिब्यूलर विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन। अब बात ये आती है कि नर्व कार्ड जो होता है वो डार्सल पार्ट में, टिब्यूलर वो एक नली के आकार का, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको लिया है कैरेक्टर से, जनरल कैरेक्टर से, वो आपका नर्व कार्ड डार्सल टिब्यूलर विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन। तो नर्व कार्ड की बात देखिए, बॉडी में 2 कार्ड होते हैं स्टूडेंट, 2 कार्ड, एक आपका नोटोकार्ड और दूसरा नर्व कार्ड। नोटोकार्ड बॉडी को जो है कि पूरी तरीके से एक्सटेंड फॉरवर्ड करता है और बॉडी को स्टैंड करता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो बॉडी में 2 कार्ड होते हैं, एक नोटोकार्ड और दूसरा नर्व कार्ड। नोटोकार्ड का जो वर्क होता है वो बॉडी को पूरी तरीके से ट्रंक पार्ट से लेकर के टेल पार्ट तक पूरी तरीके से स्टैंड रखती है। इसलिए नोटोकार्ड का जो है पाए जाते हैं बॉडी में, वो भी टिब्यूलर एक नली के आकार का होगा विदाउट गैंग्लिया एंड ब्रेन। इसमें जो है ब्रेन और गैंग्लिया नहीं दिखाए गए, विदाउट मतलब नहीं पाए जाते हैं। डार्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट सेपरेट। तो इसमें जो डार्सल और वेंट्रल 2 पार्ट होते हैं बॉडी में, डार्सल एंड वेंट्रल जो नर्व रूट हैं वो क्या है, अलग अलग है। डार्सल और वेंट्रल जो आपका अधर तल है, ये सब क्या है, वो नर्व रूट सेपरेट है, अलग है। और ये जो नर्व कार्ड है ये मोस्टली जो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है, वो भी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के तरह ये भी सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्योंकि बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा ही पूरे बॉडी में संचालित होता है। इसलिए इसमें जो है ये भी सिस्टम बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो नोटोकार्ड्स है। अब नोटोकार्ड्स तो पाए ही जाते हैं, लेकिन वो टिब्यूलर होंगे और इसमें जो नर्व रूट हैं डार्सल और वेंट्रल वो बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात ये आती है कि सेक्सेज सेपरेट
गोनेट्स न्यूमरस एंड मेटामेरिकली रिपीटेड, गोनोडक्ट लॉकिंग, नो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इसमें जो सेक्सेस जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स की बात आती है, लिंग की बात आती है, तो इसमें क्या है, सेपरेट है जो प्रजनन करने वाले अंग हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के लिए, तो क्या है जो सेक्स है जो गैमीट है वो क्या है सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अभी तक आप अदर एनिमल्स में देखे होंगे जैसे इनवर्टिब्रेट्स हैं तो उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, वो क्या है बाइसेक्सुअल होते हैं। यहाँ क्या है कि एनिमल्स सेपरेट होते हैं, अलग होंगे। सेक्स मीन्स आपके गैमीट, गैमीट मतलब युग्मक और युग्मक मीन्स वो जो क्या है अलग होंगे, जैसे मेल एंड फीमेल। अगर मेल एंड फीमेल हैं तो वो बिल्कुल सेपरेट हैं। तो यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हैं, गोनेट्स न्यूमरस एंड मेटामेरिकली रिपीटेड। और जो गोनेट्स है जो हिंदी में आप जनत कह सकते हैं, तो गोनेट्स क्या है न्यूमरस मीन्स आपके पाए जाते हैं, इनकी संख्या को काउंट नहीं किया गया कितने पेयर्स गोनेट्स होंगे, ये क्या है गोनेट्स बॉडी में पाए जाते हैं। और ये क्या है कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों बॉडी के अंदर गोनेट्स पाए जाएंगे। और वही गोनेट्स जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को एक्टिव करता है। अगर बॉडी के अंदर गोनेट्स नहीं पाए जाएं तो वो समझिए कि वो रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव नहीं रहेगा और इनकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स लैंगिक जनन पाया जाएगा, अलैंगिक जनन इसमें जो है नहीं होता है। और गोनोडक्ट जो है वो लॉकिंग होते हैं, गोनोडक्ट तो नहीं होंगे, केवल गोनेट्स पाया जाएगा और गोनेट्स के द्वारा ही एनिमल्स रिप्रोडक्शन कर सकता है। गोनेट्स ही आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गोनेट इज द प्राइमरी सेक्स आर्गन। एनिमल्स का प्राइमरी सेक्स आर्गन जो है वो गोनेट्स है, जनद है, जिसको हम जनद कहते हैं। और यही गोनेट्स जो है मेल और फीमेल आर्गन्स को जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं उनको एक्टिव करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर। जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन, जो निषेचन है वो क्या है कि एक्सटर्नल इन द सी वाटर, समुद्री जल में बाह्य तरीके से इनमें निषेचन पाया जाता है और ये एनिमल्स अपना फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन करते हैं बाह्य रूप से। अभी आप सारे कैरेक्टर्स कार्डेटा से मिल रहे हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो भी सेपरेट है, गोनेट्स भी पाए जा रहे हैं, लेकिन इनका जो प्लेस होगा वो क्या है सी वाटर है, समुद्री जल में, लेकिन बाह्य तरीके से करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन इज टू टाइप, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो बाह्य निषेचन है, जो जल में बाह्य तरीके से होता है, जैसे मेल या फीमेल, जैसे मेल है तो स्पर्म को वाटर में जो है कि एक्सक्रीट कर देता है और फीमेल उसको एडाप्ट कर लेती है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और कभी कभी ये भी देखा गया है किसी किसी एनिमल में कि मेल और फीमेल दोनों वो अपने स्पर्म और ओवा को जो है वाटर सरफेस पे छोड़ देते हैं और वो जाके अपने आप फर्टिलाइज कर देते हैं। और कुछ भी एक बात आती है कि वो क्या करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली जल में मेल अपना स्पर्म छोड़ता है, फीमेल उसको एडाप्ट कर लेती है, फीड कर लेती है, ताकि उसकी बॉडी के अंदर जाकर के वो स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइज। और इंटरनल की बात आती है तो इंटरनल में मेनली जो होता है कि बॉडी रिलेशन, जो बॉडी की सहायता, जैसे मेल और फीमेल हैं तो वो कपल बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तब जाकर के वो बॉडी को जैसे ही कपलेट करते हैं तब उनके स्पर्म और ओवा जो है आपस में ट्रांसफर्ड होते हैं, तब वो फ्यूज करके जो है गैमेट्स का निर्माण करता है, जाइगोट बनाते हैं। जिससे मेल एंड फीमेल, मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, फीमेल ओवा को।
तो स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलते हैं तो उस समय जो है कि आपके जाइगोट का निर्माण होता है, एक नया युग्मनज बनता है, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्योंकि बॉडी कपल बना करके अपना जोड़े में बना करके एक साथ मिल करके जब वर्क करते हैं तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एक्सटर्नल क्या है कि सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे मेल और फीमेल अपने जो है कि स्पर्म और ओवा को जो है एक्सक्रीट करते हैं, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, तब स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज कर लेते हैं। लेकिन इंटरनल जिसकी बात आती है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एनिमल्स जो जंतु हैं वो नर और मादा मेल एंड फीमेल आपस में जब मिलते हैं तब जाकर के वो स्पर्म ओवा को फ्यूज करता है। इसे हम अंतःनिषेचन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग ए फ्री स्विमिंग लार्वा। तो अब बॉडी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात आती है कि डेवलपमेंट, इसका विकास, वृद्धि, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, यहाँ पे एनिमल्स में जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा का निर्माण भी होता है। जैसे आपने पिछला जो सबफाइलम हेमिकार्डिटा पढ़ा, वहाँ जो आपके टर्नेरिया लार्वा थे वहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, और उसी तरीके से हमारे जो सिफेलोकार्डेटा सबफाइलम है इसमें भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट जब डेवलपमेंट होगा तो उसमें आपके फ्री स्विमिंग लार्वा का निर्माण भी होता है, और फ्री स्विमिंग अगर लार्वा का निर्माण हुआ तो इस तरीके से हमारा जो जनरल कैरेक्टर्स है सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा का, हमने आपको मतलब कि मार्फोलॉजी कैरेक्टर से लेते हुए फिजियोलॉजी कैरेक्टर तक आपको एक्सप्लेन किए, और आपको सारे कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट हैं। ये ना समझिए कि कोई भी कैरेक्टर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं। जितना भी कैरेक्टर हम आपको आज बताए, टोटल कैरेक्टर्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो मार्फोलॉजी कैरेक्टर्स हो, चाहे फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स हो, सभी कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हमने आपको जैसे बताया कि मेराइन फॉर्म्स होते हैं, बॉडी का साइज क्या है, शेप क्या है, फिर बॉडी में गमन करने के लिए अपेंडेजेस पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते, उन सब के बारे में सीलोम की बात बताए, एंटीरोसीलस टाइप के, और नोटोकार्ड वेल डेवलप होते हैं, और फिर फिल्टर फीडर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होते हैं, फिल्टर फीडिंग होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, उसके साथ सोलेनोसाइड सेल्स पाए जाते हैं, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वेल डेवलप है, और उसके बाद हिपैट उसमें हार्ट और रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं है, फिर भी वो क्या करता है कि सर्कुलेशन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा करता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको इम्पॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपके सामने जो है कि प्रेजेंट कर रहे हैं वो सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा के से रिलेटेड टॉपिक एम्फियाक्सिस है। अब हम आपको सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा इन द टॉपिक ऑफ ब्रांचियोस्टोमा और एम्फियाक्सिस, तो अभी तक हमने आपको कैरेक्टर सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा का कैरेक्टर, जो कि सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा फाउंड इन फाइलम कार्डेटा, कार्डेटा के अंतर्गत सिफेलोकार्डेटा फाइलम दिखाया गया। अब सिफेलोकार्डेटा सब फाइलम इन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिफेलोकार्डेटा, जैसा कि आप सिफेलोकार्डेटा का जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण आपको हमने अभी पढ़ाया, आपने देखा भी। और अब सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा में पाए जाने वाले जंतु जिनका स्टडी हम करने चल रहे हैं अब, तो सिफेलोकार्डेटा इन द टॉपिक ऑफ ब्रांचियोस्टोमा। ब्रांचियोस्टोमा
सबसे पहली बात यह है कि सब फाइलम ब्रांचियोस्टोमा के बारे में आप जान लीजिए कि ब्रांचियोस्टोमा का जो सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा है वो किस टाइप का है, क्यों सेफेलोकार्डेटा सब फाइलम नाम दिया गया। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा आर स्मॉल, मेराइन एंड सुपरफिशियली फीसेज लाइक कार्डेट्स। मीन्स कि यह सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा का सबसे छोटा जंतु है जो फिश लाइक दिखता है, मछली के आकार का इसका बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इसका कुछ महत्व भी है कि thus are a special significance because possess their distinct or primary chordate characters. Fish characters such as notochord, dorsal tubular nerve cords and pharyngeal gill slits in the simple condition throughout life. Means सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा में जो एम्फियाक्सिस प्राणी को रखा गया वह क्या है कि सब फाइलम का छोटा एनिमल्स है जिनके बॉडी में नोटोकार्ड बिल्कुल डेवलप है और वो पूरी लाइफ तक जो है गिल स्लिट्स और नोटोकार्ड के द्वारा जो है अपना जो पूरा समय जो जीवन व्यतीत करता है। और ये कुछ प्राइमरी कैरेक्टर्स इनके इसमें पाए गए हैं जो कि हमने पहले आपको दिखा दिया। और यह जो बॉडी देखने में फिश के आकार की दिखती है, इसलिए इनका कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री हमने बता दिया कि सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा में, वैसे तो सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एम्फियाक्सिस जो एनिमल्स हम आपके सामने यहाँ पे नोट किए हुए हैं उसका जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा छोटे हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि एम्फियाक्सिस में ग्रीक वर्ड, एम्फियाक्सिस का ग्रीक वर्ड क्या है। जैसे हमने आपको दिया कि ब्रांचियोस्टोमा, ब्रांचियोस्टोमा को एम्फियाक्सिस के नाम से भी जानते हैं, तो एम्फियाक्सिस का ग्रीक वर्ड, अभी हमने आपको सेफेलोकार्डेटा का ग्रीक वर्ड बताया कि कीफेल प्लस कार्डी। कीफेल मीन्स होता है हेड और कार्डी मीन्स कार्ड, तो पूरी बॉडी में नोटोकार्ड पाए गए थे, कार्ड दिखाए गए थे। अब दूसरी बातें आती है कि जो एनिमल्स हम लेके आए हैं आपके सामने सेफेलोकार्डेटा में वो है एम्फियाक्सिस और ब्रांचियोस्टोमा। तो एम्फियाक्सिस का ग्रीक वर्ड हमने आपको बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे दिखाया कि एम्फियाक्सिस का ग्रीक वर्ड है एम्फी प्लस आक्सिस। कोई भी वर्ड जो एक बड़ा वर्ड है उसको ब्रेक करके दो वर्डों में ब्रेक किया जाता है, दो वर्डों में बांटा जाता है, तो उससे क्या है कि हमारे वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन करने में आराम हो जाता है, इसलिए हम और एनिमल को पहचानने में भी आसानी हो जाती है, इसलिए ग्रीक वर्ड को दिखाया जाता है। तो ग्रीक वर्ड एम्फी प्लस ऑक्सस, एम्फी मीन्स डबल, ऑक्सस मीन्स शॉर्ट, इसलिए इसको हम डबल मोड ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं कि एनिमल के अंदर हम अभी आपको हैबिट एंड हैबिटेट में दिखाएंगे कि क्या डबल मोड कर रहा है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए हमने कहा कि ग्रीक वर्ड दिखाने से कई फायदा है कि पहली बात तो एनिमल्स का जो नाम है वो समझ में आ जाता क्यों रखा गया। तो ग्रीक वर्ड एम्फी प्लस ऑक्सस, एम्फी दो वर्ड में जब भी बांटेंगे ग्रीक वर्ड को हम दो वर्ड में बांटते हैं ताकि वो आसानी से, एम्फियाक्सिस वर्ड है एम्फियोक्सस, तो एम्फी प्लस ऑक्सस, एम्फी मीन्स क्या होता है डबल और ऑक्सस मीन्स शार्प, कि मीन्स इनके बॉडी में जो डबल मोड होता है इन्हीं के द्वारा होता है, इसीलिए इनका नाम जो है एम्फियोक्सस दे दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक पोजीशन मीन्स होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण करने पे एनिमल आसानी से व्यवस्थित हो जाते हैं, उनके नाम को पहचान लिया जाता है कि यह किस फाइलम में है
और इनका समुदाय क्या है, इनकी जाति क्या है, वंश क्या है, टोटल चीज आपको सिस्टमेटिक पोजीशन और क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण में सबसे पहले बताया जाता है कि जनरल कैरेक्टर के बाद हम इन्हीं का स्थान देते हैं कि वर्गीकरण जब कर देंगे तो एनिमल को देखने में, समझने में और पहचानने में आसानी हो जाती है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट जो सिस्टमेटिक पोजीशन को दिखाया है बहुत ही करेक्ट दिखाया, क्योंकि टैक्सोनॉमी पेपर ही है और टैक्सोनॉमी में सबसे पहले वर्गीकरण को ही दिखाया जाता है। तो अब टैक्सोनॉमी में जो वर्गीकरण है, जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, आप इसको देख लीजिए। फाइलम कार्डेटा, ग्रुप एक्रेनिया, सब फाइलम सेफेलोकार्डेटा, क्लास लिप्टोकार्डी, फैमिली ब्रांचियोस्टोमिडी, टाइप ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियाक्सिस। अब आप देखते हैं कि जो फाइलम है वो क्या है, कार्डेटा, ग्रुप एक्रेनिया, इसका जो समूह है वो एक्रेनिया है, जो संघ है वो कार्डेटा, जो उपसंघ है वो सिफेलोकार्डेटा है, वर्ग लिप्टोकार्डी और फैमिली ब्रांचियोस्टोमिडी, जो इनका फैमिली है वो ब्रांचियोस्टोमिडी है, और टाइप, जैसे हम अभी इनवर्टिब्रेट की बात करें तो वहाँ पे जीनस दिखाते हैं, वैसे यहाँ पे हम टाइप दिखाए हैं, टाइप ब्रांचियोस्टोमा। तो अब जो टाइप है वो ब्रांचियोस्टोमा है, और आपको हम सिस्टमेटिक पोजीशन जो वर्गीकरण बताए, आपको क्लियर हो गया कि इसका संघ, समूह, उपसंघ, वर्ग, फैमिली, टाइप, टोटल चीज हमने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ एम्फियाक्सिस और ब्रांचियोस्टोमा। हैबिट एंड हैबिटाट मीन्स होता है कि प्राप्ति स्थान या वास, स्वभाव एवं स्थान। कि एनिमल का स्थान क्या है, वो किस वाटर में पाए जाएंगे, क्या खाएंगे, उन सब के बारे में आपको हैबिट एंड हैबिटाट में हम आपको दिखा देते हैं। ब्रांचियोस्टोमा इज कॉमनली नोन एज लैंसेलेट और लैंसेट। सबसे पहली बात है कि जो एनिमल्स का स्टडी हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, तो लैंसेलेट और लैंसेट। जैसे हर एक एनिमल्स का कुछ कॉमन नेम होता है, जैसे आप लोगों का ही नाम है, घर का नाम कुछ और है, कॉलेज का नाम और कुछ है, तो वैसे एनिमल्स का भी नाम जो दिखाए हैं, तो ब्रांचियोस्टोमा इज कॉमनली नोन एज लैंसेट और लैंसेलेट और लैंसेट। It was first described by German scientist Pallas in 1778। तो जो ब्रांचियोस्टोमा का कॉमन नेम लैंसेलेट दिया, वो जर्मन साइंटिस्ट ने 1778 में जो है पैलास नामक वैज्ञानिक हैं, जो जर्मन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ब्रांचियोस्टोमा का नाम सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया है। तो जर्मन साइंटिस्ट पैलास इन 1778 ईस्वी में इन्होंने पहले समय में डिस्क्राइब किया, इनके पहले कोई डिस्क्राइब नहीं किया। इनका नाम जो ब्रांचियोस्टोमा का जो नाम दिया, जो डिस्क्राइब किया, वो है पैलास। Branchiostoma is a marine animal commonly found in shallow water, preferably brackish or salt water in the sandy coast। तो ब्रांचियोस्टोमा मैनली ये सैलो वाटर में पाए जाते हैं। सैलो वाटर मीन्स होता है छिछला जल, छिछले जल में ये पाए जाते हैं। ये मेराइन फॉर्म्स में होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ब्रांचियोस्टोमा फाउंड इन मेराइन
वाटर्स डिस्ट्रीब्यूट इन द सैलो वाटर, मतलब मेराइन फॉर्म्स में दिखाए गए हैं और सैलो वाटर में, छिछले जल में दिखाए जाते हैं। छिछले जल में इनका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, छिछले जल में ये पाए जाते हैं। या साल्ट वाटर, खारे जल में, आप मेराइन का नाम ले लिया गया तो उसमें साल्ट वाटर आ जाएगा, खारा जल आ जाएगा, तो खारे जल में वो पाए जाते हैं एनिमल्स। ऑन द सैंडी कोस्ट, या सैंडी कोस्ट किनारे, समुद्र के किनारे पे, ये समुद्र के किनारा, जो किनारे होता है, जो किनारा होगा, किनारे पे ये जो है एनिमल्स पाए जाएंगे। इट लीड्स ए डबल मोड ऑफ लाइफ, ये डबल मोड में जो है अपना वर्क करते हैं। इनका जो लाइफ है डबल मोड के नाम से रखा गया, हमने पहले भी बताया कि यह एनिमल सबसे अलग है, डबल मोड ऑफ लाइफ का वर्क करते हैं। इट स्विम वर्टिकली इन वाटर, यह वाटर में, पानी में क्षैतिज आपके जो है स्विमिंग करेगा। ब्रांचियोस्टोमा इज ए टिपिकल सीलियरी फीडर्स, ब्रांचियोस्टोमा जो एनिमल्स है, जिसे हम एम्फियाक्सिस के नाम से भी जानते हैं, ये सीलियरी फीडर्स होता है। तो स्टूडेंट, सीलियरी फीडर्स का मतलब होता है कि सीलिया के द्वारा यह भोजन को मुख के अंदर ले जाने में सहायक होता है, उसको सहायता प्रदान करता है। इसलिए इस एनिमल्स को हम सीलियरी फीडर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब एनिमल के अंदर जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो सीलियरी फीडर्स, उसको सीलियरी फीडर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि भोजन को ले जाने के लिए सीलिया बहुत ही आसानी तरीके से वाटर करंट की सहायता से अंदर की तरफ प्रवाहित कर देता है। इट फीड्स ऑन प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉट एलॉन्ग विथ रिस्पायरेटरी कंप्ड वाटर करंट विच कॉन्स्टेंटली इंटर द माउथ प्लेस ऑन इट्स प्रोजेक्टिंग एंटीरियर पार्ट्स। तो एनिमल्स का जो मुख्य भोजन है वो आपका प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है, जो आपके जलीय जीव होते हैं, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जो कि वो भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और वो भोजन को ग्रहण करने के लिए रिस्पायरेटरी कंफर्ट वाटर करंट, रिस्पायरेटरी के ऑर्गन्स के द्वारा, रिस्पायरेटरी के साथ, वैसे भी रिस्पायरेशन के लिए इसमें स्पेशल ऑर्गन नहीं है, लेकिन बॉडी सरफेस के द्वारा वाटर करंट की सहायता से, ये वाटर करंट की सहायता से भोजन जो प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर ले जाते हैं। विच कॉन्स्टेंटली इंटर द माउथ प्लेस, मतलब माउथ प्लेस में ले जाएंगे, प्रोजेक्टिंग एंटीरियर एंड एंड लीव्स थ्रू द एट्रियोपोर, और वो एट्रियोपोर की तरफ जो है थ्रोविंग करेंगे। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। अब यहाँ बात आती है कि मेल और फीमेल दोनों क्या है कि वो अलग अलग होते हैं, लीव्स अलग होते हैं। दे रिलीज देयर गैमेट इन वाटर, तो यहाँ पे जो भी गैमेट रिलीज करेंगे वो वाटर के अंदर रिलीज करेंगे, क्योंकि जलीय जंतु हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं, तो समुद्र वाले वाटर में ही ये गैमेट को मेल और फीमेल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं इन द वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। और जब वो वाटर में अपने गैमेट को छोड़ेंगे तभी इनका जो है फर्टिलाइजेशन भी होगा, और फर्टिलाइजेशन जब करेंगे तो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, न कि इंटरनल। एक्सटर्नल करेंगे। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और उसके अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो डेवलपमेंट होगा वो जो है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट नहीं होता है। इसलिए स्टूडेंट जो इनका हैबिट एंड हैबिटाट है, वास स्थान है जहाँ पे एनिमल ये पाए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि ब्रांचियोस्टोमा इज कॉमनली नोन एज लैंसेलेट और लैंसेट। इनका कॉमन नेम आप जानिए कि इनका ना कॉमन नेम क्या है। इसके बाद फिर ये कॉमन नेम को जो पहली बार डिस्क्राइब किए हैं, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट पैलास
1778 1778 ईस्वी में इन्होंने पहली बार में ही इनको डिस्क्राइब किया, फर्स्ट डिस्क्राइब किए। और उसके बाद फिर ब्रांचियोस्टोमा इज फाउंड इन मेराइन फॉर्म इन द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द सैल वाटर्स। तो ये छिछले जल में पाए गए और ये मेराइन वाटर में तो होते ही हैं, और मेराइन वाटर के जहाँ छिछला जल होगा वहाँ पे इन जो है पाए जाते हैं। और इनका मुख्य भोजन जो है प्लैंक्टॉनिक ऑर्गेनिज्म है, छोटे मोटे जीव हैं जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, उनको ये फीड करता है। और भोजन को फीड करने के लिए रिस्पायरेटरी कम फूड विथ करंट ऑफ वाटर, मतलब कि वह भोजन जो है कि करंट ऑफ वाटर की सहायता से अंदर की तरफ जो है बॉडी में प्रवेश करता है, और वो सब भोजन को ले जाने वाला जो है सीलिया होता है। सीलिया वाटर करंट की सहायता से जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको माउथ में इंटर करा देता है, और माउथ में इंटर कराने के बाद फिर ये इनका वर्क यहाँ पे समाप्त होता है। फिर इसके बाद जो मेल और फीमेल हमारे गैमीट्स हैं वो अपना जो मेल एंड फीमेल जो है गैमीट जो रिलीज करेंगे वो क्या करते हैं कि वाटर में रिलीज कर देंगे, और फिर उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। और उस फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें एक्सटर्नल होता है, न कि इंटरनल होगा। इसमें एनिमल्स में हमने कैरेक्टर में भी दिखा दिया कि यह जो है मेनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा, एक्सटर्नल करेगा, इंटरनल नहीं होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं वो जो है इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसमें लार्वा का निर्माण होता है जो फ्री होकर के, जो स्वतंत्र होकर के जल में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये मेनली आपका हैबिट और हैबिटाट था। अब हम आपको जो है कि आपको समझ में भी आया होगा कि हैबिट और हैबिटाट एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि इसका जो हैबिट एंड हैबिटाट कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी एनिमल अगर जन्म लेता है तो उसको रहने के लिए स्थान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, और वातावरण कैसा हो वो सब। तो इस तरीके से हमने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन और हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आती है कि उसका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है, एक्सटर्नल फीचर्स है तो क्या है। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर ऑफ एम्फियाक्सिस और ब्रांचियोस्टोमा। तो द एक्सटर्नल फीचर ऑफ ब्रांचियोस्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो स्टूडेंट इनकी बॉडी में जो है कैरेक्टर्स है वो 3 तरीके से होता है। पहला है शेप, सेकंड साइज, थर्ड कलर। तो शेप जो आकार होता है एनिमल्स का कैसे होता है उसको हम इसका डेफिनेशन बता देते हैं कि द ब्रांचियोस्टोमा इज ए स्मॉल elongated नैरो एंड फिश लाइक एनिमल्स। इनका जो आकार है वो स्मॉल elongated नैरो, थोड़ा छोटे बड़े या मछली के आकार का इनका जो है शेप होता। जो आकार है ब्रांचियोस्टोमा का वो एक मछली के आकार का दिखाई पड़ता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि साइज। द एनिमल साइज 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। जैसा क्या है कि हमने आपको साइज बताया कि साइज 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। और शेप की बात आई, शेप आपका फिश लाइक, फिश के आकार का मीन्स जो इनका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, एक्सटर्नल फीचर है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ एम्फियाक्सिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ शेप, सेकंड पार्ट इज साइज एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड साइज, थर्ड
कलर। तो यहाँ पे आपको शेप देख लिया कि शेप आपका किस लाइक है, साइज 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ जो लंबाई है, और कलर मोस्टली इनका जो है वो है बॉडी इज वाइटिश समवॉट ट्रांसलूसेंट लेटरली कंप्रेजेंट पॉइंटेड एट द बोथ एंड। तो कलर मेनली इनका क्या है, वाइटिश। वाइटिश मीन्स सफेद रंग का जो है होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में 3 पार्ट जो हमने आपको दिखाया, पहला आपका शेप, दूसरा आपका साइज, तीसरा कलर। तो शेप में हमने बताया कि आपका जो ब्रांचियोस्टोमा है वो मोस्टली तो स्मॉल साइज है, हमने आपको पहले बताया कि स्मॉल होता है, लेकिन वो देखने में मछली के आकार का फिश-लाइक दिखेगा। साइज जो है उसका, जो एनिमल्स के बॉडी का जो माप है वो 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। और कलर क्या होगा, वाइटिश होता है, कलर सफ़ेद होगा। और अब आपको क्लियर हो गया कि सिस्टमेटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटाट, और इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मीन्स वाह्य जो लक्षण है, वाह्य आकार है, उसमें आपका शेप, साइज और कलर। आप सभी जानते हो कि सामान्य तौर से हम अपने आप को जब खोलते हैं तो किसी भी एनिमल्स का शेप, साइज और कलर को ही पहचान पाते हैं, न कि उसके आंतरिक पार्ट को देख पाएंगे। तो यहाँ पे शेप, साइज और कलर को हमने आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि डिवीजन ऑफ बॉडी। तो डिवीजन ऑफ बॉडी में मोस्टली जो है कि 3 पार्ट मेन होते हैं कि द डिवीजन ऑफ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। बॉडी में मेनली 2 ही रीजन होता है, जो अभी हमने बोला वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं कि द एम्फियाक्सिस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज द ट्रंक एंड सेकेंड पार्ट इज टेल। द एंटीरियर एंड of trunk projects in front a pointed snout or rostrum, means जो ट्रंक पार्ट है एनिमल्स का, वो जो रोस्ट्रम पार्ट होता है वो आपका ट्रंक पार्ट में है, और ट्रंक जो पार्ट होता है वो आपका जो स्नाउट होते हैं उसको हम कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ बॉडी, जो आपका डिवीजन ऑफ बॉडी है उसमें आपके मेनली 2 पार्ट होते हैं, ट्रंक एंड टेल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा था ब्रांचियोस्टोमा, और इसमें जो सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा था उससे रिलेटेड ये टॉपिक था ब्रांचियोस्टोमा, जिसमें मैं आपको सिस्टमेटिक पोजीशन और हैबिट एंड हैबिटाट और एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और डिवीजन ऑफ बॉडी के बारे में बताया। तो डिवीजन ऑफ बॉडी तक आपका पॉइंट ये समाप्त होता है। धन्यवाद।